2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दे क्या होंगे और ज़मीन पर वो मुद्दे कैसे काम करेंगे, ये है महत्वपूर्ण सवाल जिस पर राजनीतिक दलों के अंदर और बहुत सारे विश्लेषकों के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि जब आप चुनाव के एकदम करीब पहुंचते हैं तो फिर इस बात की कवायद शुरू होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि क्या चीज़ ग्राउंड पे लोगों को अपील करेगी अपनी तरफ। तमाम समीकरण, सीट एडजस्टमेंट, शेयरिंग, इस सब के बाद असली चीज़ होती है जो लोगों को आपकी तरफ खींच के लाती है और आप इश्यूज़ तय करते हैं कि इस मुद्दे पर मैं वोट मांगने जाऊंगा। इसकी एक वानगी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने दी। उनके भाषण का उत्तरार्ध अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें ये झलक मिलती है कि 2024 का एजेंडा क्या होगा और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि वो 2024 में क्या ज़्यादा वरिष्ठता के साथ उठाने वाले हैं। एक बार ज़रा वो बाइट सुनते हैं, वो बात सुनते हैं जो उन्होंने कही है, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं। तो उन्होंने अपनी बातचीत में जो 3 मुद्दे रखे उसको उन्होंने स्पष्ट किया कि ये 3 बुराइयां हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। इसमें भ्रष्टाचार यानी जो विकास में बाधक है, परिवारवाद जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता, और तुष्टीकरण जो सामाजिक न्याय के खिलाफ है। ये बात उन्होंने कहने की कोशिश की और इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे हैं, जिन पे लोग बातचीत करेंगे। 2024 के संदर्भ में उन्हीं को समझना चाहते हैं कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन जो जनवरी में होगा वो एक मुद्दा बन सकता है क्या? महंगाई, लोग परेशान हैं, क्या वो एक मुद्दा बन सकता है क्या? क्या विकास या जो जन कल्याणकारी योजनाएं या रेवड़ी कल्चर, जिसको जिस नाम से अलग अलग दल पुकारते हैं, क्या वो एक इशू बन सकता है क्या? ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं कि क्या कौन सी चीज़ लोगों को चल जाएगी। कई बार अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू बन जाए, जो कि विधानसभा चुनाव हमने देखा। महाराष्ट्र में कुछ और चीज़ बने, तो ये भी हो सकता है। लेकिन एक सेंट्रल थीम ज़रूर होगी जिस पर राजनीतिक दल अपना चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे 2024 में मुद्दे क्या हैं जो लोगों को अपील करेंगे और पार्टियां जिनको हाथ करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विद्वानों का एक पैनल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है सारे। कोई पार्टी हमने इसलिए नहीं बुलाई क्योंकि वो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठ संपादक लोग हैं उनमें मैं परिचय करा देता हूँ। रामकृपाल सिंह जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सतीश के सिंह जी हैं और वो भी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शेखर अय्यर सर हैं और साथ ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं। सारे वरिष्ठ मेहमानों का, मेरे अग्रजों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। रामकृपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। मोदी जी ने 3 प्रमुख बातें बताई कि ये बड़ी बुराइयां हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या है 2024 की सेंट्रल थीम? देखिए, एक तो ये है कि जैसा मोदी जी ने कहा है 3 बुराइयां, ये 3 बुराइयां कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। ये तो शुरू से 2014 में भी भ्रष्टाचार, करप्शन, ये परिवारवाद और अपीजमेंट, ये मुद्दे तो पहले से बीजेपी के रहे हैं। मुझे लगता है 2024 का जो बेसिकली लड़ाई है
देखिए कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक एक हिंदू राष्ट्रवाद, या उसको यूं कह लीजिए, सारी पार्टियां देर सवेर उसी पर आ रही है। जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में हो रहा है आज की डिबेट में, जिस तरह से वो सब बयान आ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए परफॉर्मेंस ही सब कुछ डिसाइड करता है। एक जो ग्राउंड लेवल पर, मैं यूं कहूंगा, बीजेपी की सफलता, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उसकी हिंदुत्ववादी छवि, तो अगर ऐसा होता तो 90s के बाद तो बीजेपी को कभी, लेकिन वो तो उत्तर प्रदेश में आईसीयू में चली गई थी। बहुत सारी चीजें होती है फैक्टर। मेन जो मुझे लगता है कि 2024 में भी यही रहेगा, जो परफॉर्मेंस अब तक का है और सामने जिस तरह का जो INDIA की कोशिश हो रही है, वो किस तरह से वो सामने आती है। बाकी उसके पहले भी जैसे कहा जा रहा है लोकतंत्र और फलाना ढिकाना सेकुलरिज्म, देखिए आप भी जानते हैं नीरज बाबू कि ये सब चीजें कहने के लिए होती हैं। यथार्थ जो जमीन पर लड़ा जा रहा है वो निश्चित तौर पर नेशनलिज्म एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ हिंदू राष्ट्रवाद, आप देखिए 90 के पहले, मैं आपसे कह रहा हूं कि 90 के पहले 89, 90 आते आते राजीव गांधी भी, उन्होंने तो ताला खुलवाया, बाकायदा भूमि पूजन करवाया, तिवारी जी वहां थे, बूटा सिंह को यहां से भेजा, और पहला उनका लोकसभा का जो चुनाव था उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की और कहा कि हम राम राज्य लाएंगे। हालांकि वो सफल नहीं हुए इसमें। तो मैं ये कह रहा हूं कि, और कभी मैंने CPM को नहीं सुना था कि जिसके लिए रिलीजन इज ओपियम, वो महाभारत के पात्रों की बात करे, सीताराम येचुरी वो भी करने लगे। बहुत सारी चीजें आजकल हैं। चंडी पाठ ममता जी ने किया। DMK जैसी पार्टी, वो भी मैनिफेस्टो में लिखती है कि मैं सारे बूढ़ों को जो है वो तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि एक जो बेसिक मुद्दा है वो रहेगा विकास परफॉर्मेंस का। बाकी उसको देखिए, धर्म के मुद्दे पर भी लोग खेल खेलेंगे, वो सभी पार्टियां खेलेंगी। रही बात जो 3 बातें कही गई थी, वो 3 बातों पर विरोध किसी का भी नहीं होगा, एक सिवाय परिवारवाद को छोड़ करके, जिस पर हालांकि उसको भी अच्छा कोई भी नहीं मानता। रामकृपाल जी, ये जो उन्होंने 3 बातें कही ना, उसमें जो तुष्टीकरण वाला पॉइंट है, अगर उसको हम विस्तार देंगे तो उसमें ये आपका हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व वाली बात आ जाएगी। नहीं, वही मैं, देखिए तुष्टीकरण तो कोई भी नहीं चाहेगा, और ये अगर इल्जाम है तो कांग्रेस भी नहीं कहेगी कि हमने कभी किसी का तुष्टीकरण किया, क्योंकि तुष्टीकरण शब्द तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी गलत है। ऐसे करप्शन सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी नहीं होना चाहिए। रही सिर्फ एक डायनेस्टी वाली बात, जो राहुल जी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन भी फिल्मों में जाता है, वो मुद्दा जो है उस पर थोड़ा सा अलग अलग लोगों की है। कुछ लोग बीजेपी के लिए भी कहते हैं, बाकी दोनों मुद्दों पर सब कहेंगे कि हमने, हाँ ये बुराई है और हमने साथ दिया है। अब ये सारा का सारा जो 3 चीजें कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ये 3 चीजों कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से बीजेपी कर रहा है। और देखिए 2 शब्द होते हैं, बस आखिरी वाक्य खत्म करूंगा। एक होता है इनहेरेंट, एक होता है एक्वायर्ड। तो बीजेपी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो जनसंघ के जमाने से उसमें हिंदुत्व जो है उसकी पैदाइश से इनहेरेंट है। तो जो पार्टियां उसको अब जाकर के समय के हिसाब से, कि जब 70s में लेफ्ट का दौर था, सोवियत रसिया, और वो तब यूनिवर्सिटी में वामपंथ की बात करना फैशन था, तो बहुत सारी पार्टियां उस समय के हिसाब से मार्क्स नसई लोहिया तक आकर के चलती थी, कोई भी इसको नहीं करता था। लेकिन 90 के बाद अब सबको ये होड़ लगी है बताने में कि मैं भी हिंदूवादी हूं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर एक्वायर्ड और इनहेरेंट, अगर मार्केट में ओरिजिनल कॉपी है तो फोटो कॉपी को कोई नहीं खरीदेगा। ओके, फोटो कॉपी। एक छोटा जवाब और दीजिए, फिर दूसरे में पास जाऊं। अगर मूल विचारधारा जिससे आप बहुत कन्विंस्ड हैं, पार्टियां अपनी एक विचारधारा से कन्विंस होती हैं, उसी को लेके आगे चलती हैं, जो उससे डेविएट करता है, यानी एक्वायर करने की कोशिश करता है आपकी लैंग्वेज में, वो बहुत चलता नहीं, फिर वो डगमगा जाता है। अभी हाल फिलहाल के उदाहरण हमने देखे हैं पश्चिमी भारत में। सही है ये? जी, देखिए आप खुद जानिए, AK एंटोनी जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी?
दिया था ना कांग्रेस के बारे में कि भाई आप जो है ये झूला झूलते 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 अब तक नहीं कर पाते और एक जगह जा करके आपकी इमेज ऐसी बन जाती है कि वो हिंदू विरोधी होती जा रही है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं इस बात को। और मैंने फिर कहा कि जब जब कांग्रेस को अपना असली रूप नहीं छोड़ना चाहिए। जो राजीव गांधी ने गलती की थी उसके बाद से आप देखिए लगातार ये चुनाव जब आता है तो आप ये सब बहस शुरू हो जाती है। इस देश में सभी हैं, धर्म आस्था का सवाल है रही है, लेकिन जब आप अपने को कहते हैं कि मेरी कमीज, मेरे धर्म की कमीज तुमसे ज्यादा चमकदार है, तो जनता इस बात को मानेगी नहीं। जी रामगोपाल जी, ओरिजिनल कॉपी मार्केट में है तो फोटो कॉपी नहीं बिकेगी। हिंदुत्व सेंट्रल थीम, जी रामगोपाल सर दोबारा आता हूं सर, हिंदुत्व जो है ये एक सेंट्रल थीम होगी और इसको बीजेपी कायदे से प्ले अप करने की कोशिश करेगी। शेखर सर, आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसको भुनाने की कोशिश करेंगे आइदर पार्टीज, दोनों, जैसे रामगोपाल जी को लगता है कि हिंदुत्व होगा? ये सारे मुद्दे जो पिछले चुनाव में भी बड़े रूप से लिए गए, उठाए गए, वो सारे मुद्दे रहेंगे। लेकिन मुद्दे के साथ साथ एक दूसरी बात भी आएगी। ये जितने समस्या हैं, ये समस्या तो नहीं है, नहीं है, सारे कुछ बुनियादी समस्या है, कुछ नए पैदा हुए हैं, कुछ आर्थिक कारण से हुए हैं, कोई सामाजिक कारण से। लेकिन सवाल वोटर के सामने जो होगा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कौन होगा, ओके, और उसमें कौन सी लीडरशिप इसको सॉल्व कर सकती है। क्योंकि ऐसे भी वोटर्स अभी आएंगे जो जिन वोटरों ने जो पिछले काल नहीं देखे कि देखिए जो 2006 में जन्म हुए, अभी वो 18 साल के हो जाएंगे 2024 में, उन्होंने उन कार्यकाल का नहीं देखा जिस कार्यकाल को लेकर काफी एनालाइज होता है। जब कांग्रेस सत्ता पे थी क्या क्या हुआ, जब गठबंधन सरकार थी क्या क्या, ये सारे उनके मेमोरीज पे नहीं है। उनके सामने जो है जो उनके सपने, वो सपने को कौन साकार करेंगे, उसके लिए आगे क्या क्या हो सकता है। जो मैं 18+ वोटर की बात कर रहा हूँ, साथ में ऐसे भी वोटर्स हैं जिनको याद है कि उस पीरियड का, भाई 96 से 98 देख चुके हैं, फिर 2004 से लेकर 2014 देख चुके हैं, और ऐसे भी वोटर्स हैं जो पहले काल भी देखे कि किस तरह भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा, किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई, और जो बाकी जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है वो कैसे हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा जो काबिलियत, जो लीडरशिप में काबिलियत होनी चाहिए वो कहां पे है, किसके पास, कौन उसको लीड कर सकते हैं। क्योंकि ये देश का इलेक्शन है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार जब हम जाते हैं, जब बात होते हैं, लोग आजकल अलग अलग वोट करते हैं। जब असेंबली चुनाव में हो तो दूसरी बात होती है, जब नेशनल चुनाव हो, लोकसभा चुनाव जैसे हो, फिर उससे सवाल आती है भाई कौन प्रधानमंत्री रहेगा, उसका चेहरा कौन रहेगा। और अभी तक जो उन्होंने देखा है मोदी जी के लीडरशिप में, वो भी बड़ा एक फैक्टर रहेगा। क्या ठीक है मोदी जी हमें मतलब पसंद नहीं है, हमें बदलाव चाहिए, तो उसके सामने क्या है? क्या ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी, क्या नीतीश कुमार, या एमके स्टालिन? क्योंकि अब तो ये तो अभी ओपन फील्ड है, कोई भी हो सकते। क्या उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो विजन है, उनमें वो ये है? अगर है तो आज अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, किस तरह की विकास किए हैं, क्या लोगों तक पहुंच पाए, ये सारी चीजें देखिए लोगों के। अच्छा आजकल देखिए एक चीज है जो बंगाल में हो रहा है, जो बंगाल में जो देख रहे हैं ममता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वहां की क्या हालत है वो यूपी के वोटर भी जानते हैं, गुजरात के वोटर जानते हैं, महाराष्ट्र के वोटर जानते हैं, और महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है वो आपके राजस्थान वोटर भी जानते हैं, या मध्य प्रदेश वोटर भी जानते हैं। तो क्योंकि ऐसा मास मीडिया हो गया है, जो सोशल मीडिया एक्सप्लोजन हो गया है, जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो आपको देखेंगे ये सारी चीजें आ जाते हैं कि कौन एबल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, किस लीडरशिप में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बेरोजगारी बड़ा प्रॉब्लम है। तो शेखर सर आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जो दोबारा ले गया तो मतलब मोदी जी ने इसे 3 बाउंसर दिए, सब उसमें समेट जाता है। ये एक तरीके से परिवारवाद का ही काउंटर है कि फेस क्या है, वही बात आ गई ना यहाँ पे। फिर नहीं, फेस के साथ साथ हाँ, कि टेस्टेड एक्सपीरियंस क्या है। देखिए आपने देखा होगा 2000 मतलब 99 चुनाव जब हुआ था, फिर 2000 चुनाव में भी बीजेपी का यही स्लोगन था, ट्राइड टेस्टेड और ट्रस्टेड। वाजपेयी जी को जो सामने करते हुए जो 2000 चुनाव हुआ या 99 चुनाव हुआ, वही यही बात आई। आपके सामने एक टेस्टेड लीडरशिप है, एक ट्रस्टेड लीडरशिप है,
और जिस लीडरशिप के आपने ट्राई किया है, और दूसरी तरफ कौन सा चेहरा है? राहुल गांधी अपने आप को एक नया पर्सनालिटी का बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक फेज हो गया है, अब दूसरा खूब जल्दी शुरू होगा। मैं सुन रहा हूं कि द्वारका से लेकर वो जाएगा मेघालय तक। तो उनकी तरफ से कोशिश हो रही है मास कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन लोगों के सामने यही रहता है कि जो हमारे सामने जो वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, कांग्रेस तो करी हम तो इस रेस में ही नहीं है, हमको तो दिलचस्पी ही नहीं है। नहीं, देखिए वो जो कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सबको मालूम है अगर कांग्रेस उस स्थिति में आए या विपक्ष के गठबंधन में ऐसी स्थिति में है जो सरकार बना सकते हैं या स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है, तो बात आएगी नेतृत्व कौन? बिना नेतृत्व ये बात नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस राहुल गांधी की लीडरशिप पे अगर कांग्रेस की फिगर बढ़ जाती है, मान लीजिए 200 तक पहुंच जाए, 200 पार करती है, क्योंकि 200 पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उससे पहले कोई विकल्प नहीं बनेगा। तो अगर इस तरह के एक बड़ा चमत्कार हो जाता है, मान लीजिए विपक्ष के लिए एक बड़ा बूस्ट मिलता है, तब उसकी लीडरशिप की बात आएगी। क्योंकि देखिए आज पिछले 2-3 दिन से अब क्या देख रहे हैं, नैरेटिव क्या आ रहा है? एक हम सुन रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती कि नहीं करती, या 7 सीट में दिल्ली में पूरा लड़ना है नहीं लड़ना है, या 7 में तैयारी करो, सीट ना हुआ तो सब जगह लड़ो, ये बात हो रही है। और दूसरी तरफ अभी भी शरद पवार जी को जो उनको पॉलिटिक्स को लेकर भी कई सवाल आ रहे हैं। इस बार ज्यादा संदेह बन रहा है, कांग्रेस के अंदर बन रहा है, भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों बार बार मिल रहे हैं अजीत पवार से? उनके स्पष्टीकरण के बावजूद वो अभी तक 3-4 स्पष्टीकरण दे चुके हैं, 4 बार मिल चुके हैं अजीत पवार से जब से वो मुख्यमंत्री बने। तो बार बार यही सवाल आ रहा है, भाई क्यों मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? जब शरद पवार बार बार कहता है मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, और ये जिस तरह बीजेपी चला रही है शासन, ईडी सीबीआई को प्रयोग करके, ये इसके खिलाफ हूं। आज भी भीड़ में बोले महाराष्ट्र में बोल रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर ज्यादा संदेह है, भाई ये कुछ भी बोले ये तो करेंगे और कुछ, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड को देखते जी। तो ज्यादा संदेह शरद पवार पे आज किस ज्यादा कांग्रेस के अंदर हो रहा है। हाँ, वो पूछ भी रहे हैं, नाना पटोले जी तो पूछ भी चुके हैं कि एनसीपी अपनी स्थिति स्पष्ट करे, मतलब उनकी स्पष्टीकरण को नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें भी आती है, भाई ये तो वोटर भी देख रहा है, वोटर को भी, महाराष्ट्र के वोटर भी देखेगा, और महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, यहाँ पे 48 सीट्स है। तो मुद्दे एक तरफ है, नेतृत्व एक तरफ है। तो बेसिकली लीडरशिप क्राइसिस INDIA में, और फेस कौन है? क्योंकि ये बात सही है। अब देखिए मतलब कहना वाली बात है कि एनालिसिस ये भी है कि इस पूरे गेम में केजरीवाल विनर है। किसको नहीं मालूम था कि राज्यसभा में आपका वो प्रस्ताव गिर जाएगा, फिर भी कांग्रेस को उन्होंने मना लिया, अब बंटवारा कर लेंगे या दिल्ली और पंजाब की सीटों में। तो अल्टीमेट गेनर केजरीवाल जी हैं, कांग्रेस तो लूजर हो रही उसमें भी, कि खाया पिया कुछ नहीं, 2 सीटें और देनी पड़ेंगी उनको। एनीवे, खैर इस पर आते हैं दोबारा से। अभी सतीश जी, परिवारवाद और हिंदुत्व बड़े एजेंडे होंगे, 2 हमारे विशेषज्ञों को ऐसा लगता है कि ये होंगे। आपके हिसाब से क्या बड़ी थीम होगी जो 2024 में प्ले करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि 2 चीजें, एक तो कि 24 के नतीजे जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद घोषित कर चुके हैं 2 बार, और इस पर ये है कि फिर भी चुनाव कब होंगे इसके ऊपर भी बहुत सारे मुद्दे निर्भर करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत तो हम सब लोगों के बीच कॉमन ही होगा, लेकिन ये है कि देखिए, ये है कि एक विपक्ष जो है वो धन और सत्ता के ध्रुवीकरण का एक मुद्दा बना भी रहा है और बनाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जब भारत के विकास, सुपर पावर इंडिया का मुद्दा बना रहे हैं, पिछले साल से ही बना रहे हैं, तो इस तरफ से जो मुद्दा बन के आ रहा है, बनाया जा रहा है, वो महंगाई, बेरोजगारी और 80 करोड़ भारतीयों के आम जीवन का जो मुद्दा है, वो जो कि वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में क्यों देना पड़ रहा है, उनकी माली हालत क्या है। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा है कि जो हमने ये देखा है कि अगर लीडर वाली बात तो हम सब लोगों के बीच कॉमन है। अब ये एक है कि एक बहुसंख्यक बनाम आप कह सकते हैं कि बहुलवादी भारत। मैं बहुत क्रेडिट देता हूं राहुल गांधी को कि चाहे उसकी गूंज
भले कमजोर हो, ये भी पता नहीं है कि कितना कमजोर है, कि जो आइडिया ऑफ इंडिया का वो एक आइडियोलॉजी लेके आए, जो चल के दिखाया, तो भले कुछ हो, कम से कम चलिए एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक पर देश में अगर कोई चीज इस तरफ या उस तरफ खड़ी होती है, मजबूती से खड़ी होती है, दोनों अपने आइडिया के लिए लड़ते हैं, तो मैं इसको एक बड़ा मुद्दा मानता हूं और अच्छी बात मानता हूं। जहां तक परिवारवाद की बात है, तो परिवारवाद में तो विभिन्न तरह से ये प्ले अप होगा, है कि नहीं। अब अभी आप लोगों ने देखा था कि क्या संसद में कहा गया था मोदी जी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में, तो वो एक तरह का तरीका है कि इसी ढंग से प्ले होगा। और प्रधानमंत्री मोदी खूब परिवारवाद को तो उछालेंगे, और ये क्या कहते हैं, वो करप्शन को भी उछाल रहे हैं, बहुत तगड़े ढंग से उछाल रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें उनको बहुत सफाई देनी पड़ी, क्योंकि उनकी पार्टी या उनके गठबंधन में भी ये दोनों चीजें ऐसी नहीं है कि जो नहीं है मतलब है, तो वो है। लेकिन जो तुष्टीकरण का सवाल, उसी में वो घूम फिर के पोलराइजेशन आ जाता है, हिंदुत्व आ जाता है, मंदिर आ जाता है, तो वो एक बात है। दूसरे तरफ हम लोगों ने अभी हाल में देखा है, तो सतीश जी एक सेकंड, ये जो आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद वाला मामला, ये तो उसी तुष्टीकरण की बिग थीम के अंदर फिट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये इसमें दिक्कत क्या है कि ये तुष्टीकरण का, जो बहुसंख्यक तुष्टीकरण का, पोलराइजेशन का आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती हैं, लेकिन उनमें ये हिम्मत शायद मेरे ख्याल से नहीं है कि वो इसका एकदम तगड़े ढंग से, उस ढंग से विरोध करेंगे। कि सबको वो लगता है कि भाई हिंदू सेंटिमेंट्स को अब नए माहौल में उसको दुखाना, उसको इग्नोर करना अब संभव नहीं है। तो वो उसका काट, जो एक हिंदू सोशल ऑर्डर में वो जो हम मंडल की पॉलिटिक्स जानते हैं, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स जानते हैं, कास्ट सेंसस की पॉलिसी, जाति जनगणना वाला मामला जी, तो अब वही है, दोनों तरफ से इस ढंग से प्ले अप होगा। कौन हिट करेगा, अभी तो मैं कहूंगा अगर आप हमसे पूछे नहीं भी तो भी मैं कहूंगा कि जो अभी भी मैं कहता हूं कि बीजेपी, मोदी जी, अब तो बीजेपी मतलब मोदी जी हैं इस वक्त, तो उनका पलड़ा भारी है। हाँ, ये तो अभी मैं आज ही देख रहा था कि दो चैनलों के अलग अलग सर्वे आए हैं और उसमें एनडीए प्लस को 300 से ज़्यादा सीटें बहुत कंफर्टेबली मिल रही, और जहाँ जहाँ उनकी पीक हो रही थी वहाँ घटा के भी, बंगाल में घटा लिया, यूपी में थोड़ा कर लिया ट्वीकिंग, तो उस सब के बावजूद अभी भी एनडीए बहुत भारी बहुमत से बन रहा है। अभय दुबे जी, कई सारे मुद्दे डिस्कस हुए, आपके भी मन में होगा, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। मैं दो चीज़ें इसमें रखना चाहता हूँ। एक ये कि जो अभी सतीश जी ने कहा, करप्शन वाले मामले में इनको भी सफाई देनी पड़ेगी बीजेपी को, अगर ये इस मुद्दे को उठाती है। तो ऐसा प्रयोग वो बंगाल और असम में बहुत पहले कर चुके हैं, जिनके ऊपर आरोप अभी भी आप लोग लगाते हैं, ये लगता है। तो ये महाराष्ट्र वाला जो प्रयोग कर रहे हैं वो लोग, वो कैसे नहीं डिफेंड हो पाएगा, एक। और दूसरा कि आप अभी हाल ही के उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए, बहुत सारे उसमें मुद्दे थे कि वो लाशें तैर रही थी, कोरोना में मैनेज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अंत में चला क्या, लॉ एंड ऑर्डर। सिर्फ एक मुद्दा था जिस पर यूपी में 2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं, कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एकदम टाइट कर दिया यूपी में, योगी जी ने, और चुनाव जीत रहे हैं वो। तो ऐसी कोई सेंट्रल थीम आप बनती हुई देख रहे हैं क्या, सेंटर की तरफ से, मोदी जी की तरफ से? देखिए, आपने तो बहुत मुश्किल सब, मेरे ख्याल से तो आपने सवाल पूछा है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कम से कम 8 महीने दूर है, और अभी तो चीजें कुछ बननी शुरू भी नहीं हुई है ठीक से, मतलब जो है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो हम भी अपना दिमाग उसमें खपाएंगे थोड़ा सा, और बाकी साथी तो खपा ही रहे हैं उसके अंदर अपना दिमाग। तो मेरा मानना यह है कि 2014 में और 2019 में मोदी जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा था, अगर उसको हम एक पैटर्न माने तो मुझे लगता है कि मोदी जी हिंदुत्व के किसी मुद्दे पर, हिंदुत्व से संबंधित किसी सांप्रदायिक मुद्दे पर चुनाव लड़ने के पक्षधर नहीं है। वो ये तो चाहते हैं कि माहौल हिंदुत्व का बना रहे, वो तो ये तो चाहते हैं कि एक अंतरधारा बनी रहे, मतलब वो तो ये तो चाहते हैं कि पूरा जो राजनीतिक विमर्श है
वो इस तरीके से इस पक्ष इस तरफ झुका रहा है कि कोई इस चीज के खिलाफ जम के खड़ा ना हो सके। लेकिन खुद वो हिंदुत्व के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने के पक्षधर नहीं है। ना उन्होंने 2014 में चुनाव लड़ा था इस तरह से, और न ही उन्होंने 2019 में इस तरीके से चुनाव लड़ा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता देंगे या इस प्रकार के किसी चीज को प्रमुखता देंगे। तुष्टीकरण की जो चीज है वो बिल्कुल वो है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो कई चीजों में से एक है। वैसे ही आप बताया कि वो नंबर 1 पे नहीं है, वो तीन चीजों में से एक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मोदी जी की पूरी कोशिश ये होगी कि वो जनता के पास एक संदेश लेके जाएं कि इस देश को महानता की ऊंचाइयों पर मैं ही पहुंचा सकता हूं। उन्होंने जो 15 अगस्त को अपना भाषण दिया है और उससे पहले लोकसभा में एक लंबा भाषण दिया, अगर आप इन दोनों को जोड़ के पढ़ें तो आप पाएंगे वो कह ही रहे हैं कि 1000 साल की गुलामी के बाद ये देश दरअसल मेरे जैसे ही नेता की प्रतीक्षा कर रहा था। अब 1000 साल लंबा भविष्य हमारे सामने है, जिसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति स्थापित कर रहा है। तो देश मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं अब आ गया हूं इस देश के भविष्य को बनाने के लिए। अभी रामकृपाल जी ने मेरे साथ एक दूसरे चैनल पे 1-2 दिन पहले एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हर नेता का ये हथकंडा होता है कि वो अतीत की बात करता है, वो भविष्य की बात करता है, लेकिन वो वर्तमान की बात करने से कतराता है क्योंकि वहां पे वो पकड़ा जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी ये कभी नहीं बताते आपको कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन हम भ्रष्टाचार के मुद्दे से क्यों नहीं निपट पाए। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है सत्ता में। भाई आप भ्रष्टाचार के मुद्दे से क्यों, परिवारवाद तो दूसरी पार्टियां चला सकती हैं, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप तो सरकार में थे और देश के अधिकतम राज्यों में सरकार में थे, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे से आप निपटना चाहिए। इसकी पहले सफाई देनी चाहिए सब लोगों को कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे से निपटने में क्यों नाकाम रहे, ये क्यों हम आज 10 साल सत्ता में आने के बाद इसको हम केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं। बहरहाल ये बात रही। तो ये जो मोदी जी की यही कोशिश होगी कि वो अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करें जो अतीत से बिल्कुल अलग है और अतीत की समस्याओं का समाहार करते हुए एक उज्जवल भविष्य भारत का देगा, भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। ये उनकी शैली है, जो व्यक्तिगत शैली है। इंदिरा गांधी की भी इस तरह की शैली थी, मोदी जी की और भी उससे आगे बढ़ के शैली है। कम से कम अभी तक मेरी समझ में यही आता है कि मोदी जी अपनी शख्सियत पर, अपने नेतृत्व पर हम सबसे ज्यादा काबिल हैं। जो अभी शेखर जी ने बात कही ना कि नेता कौन सा होगा, दूसरी ये बात आपने कहा कि भाई वो ये सब होता रहता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तमाम सारे आरोप लगते हैं, और महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसका कैसे बचाव होगा, इसके पीछे भी मोदी जी का वही आग्रह है कि लोग मेरी बात पे यकीन करते हैं। मोदी जी का मानना है कि मैं जो कहता हूं उस पर लोग यकीन करते हैं, दूसरे जो कहते हैं उन पर लोग यकीन नहीं करते। मैं उन्हें सब्सिडी देता हूं, उन्हें वो सब्सिडी महत्वपूर्ण लगती है, दूसरा सब्सिडी देता है वो उनको महत्वपूर्ण नहीं लगती है। तो इस यकीन के आधार पर वो अपनी पूरी बात कह रहे हैं और यही संदेश लेके वो जनता के सामने जाएंगे। अबे जी, एक मुझे आपकी बात में एक कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है, आप मुझे मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करिएगा। आप ये कह रहे हैं कि फेस और लीडरशिप पे मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल कैपिटल बहुत बड़ी है, उस पर वो रिलाई कर रहे हैं, जो शेखर जी भी कह रहे थे कि उस पर लड़ेंगे वो। लेकिन सेम टाइम आप ये भी कह रहे हैं कि वो 1000 साल का इतिहास भी बता रहे हैं और 1000 साल आगे के भविष्य की न्यू भी दिखा रहे हैं, और करंट को, प्रेजेंट को वो इग्नोर कर रहे हैं। अगर उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल और वो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ने हो रहे होते तो शायद ही होता, लेकिन वो तो 10 साल से सत्ता में है, तो उनके बताने की जरूरत नहीं है, लोग देख रहे हैं उसको। वो लोग एसेस कर लेंगे कि भाई साहब आप जो 10 ईयर्स से आपने जो किया है वो 1000 साल के आगे के सपने कैसे पूरे करेंगे, वो हम इससे एसेस करेंगे। पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि बहुत सारे मुद्दे जनता में चलते रहते हैं, उनको नेता को बहुत ज़्यादा हार्प करने की कोशिश नहीं करने की ज़रूरत है। आपके काम के बाद वो फ्लोट कर जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि यूपी में, अगर आप दोबारा याद दिलाइए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को याद होगा कि उस पूरे चुनाव में एकदम आखिरी में जाकर के योगी जी ने कहा था कि कानून व्यवस्था हमारा इशू भी है। पहले नहीं कहा था उन्होंने, पहले दूसरे एजेंडे पर चुनाव चल रहे थे, लेकिन चूंकि अंडर करंट वही प्ले कर रही थी। तो आज की तारीख में ये क्यों नहीं प्ले करेगी, लोगों को दिख रहा होगा। तो अब आपकी बात का ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे समझाइए सर। नहीं, मैं फिर से आप अपनी बात पे आऊंगा। आपने जो बात कही थी, मेरी बात में उसका जवाब निहित है कि वर्तमान के जो अंतर्विरोध हैं, मोदी जी के 10 साल के शासन की जो कमियां और खूबियां हैं,
विपक्ष इनको उठाने की कोशिश करेगा। विपक्ष महंगाई को, बेरोजगारी को, जो दूसरी दिक्कतें हैं मोदी जी के शासन की, उनको सामने लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मोदी जी तो इन तमाम चीजों के जवाब में ये कहेंगे कि ठीक है, इस तरह की कमियां हैं, होती रहती हैं, लेकिन सारी समस्याओं का अंततः हल तो हम ही करेंगे। हमारे अलावा और कौन हल कर सकता है उनको? जाहिर है कि कोई आदमी सारी समस्याएं नहीं हल कर सकता। और भाजपा के प्रवक्तागण इस तरह की बात कहते भी हैं कि हमने कौन सा कह दिया कि हमने देश की सारी समस्याएं हल कर दी हैं। लेकिन हमारा जो इंटेंट है, यानी हमारा जो इरादा है, वो सच्चा है। हमारे पास सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है। महाराष्ट्र में इल्जाम है, अजित पवार को ले लिया तो क्या हुआ? केंद्र सरकार के ऊपर तो कोई बड़ा इल्जाम नहीं है, मोदी जी के ऊपर तो निजी तौर पर कोई बड़ा इल्जाम नहीं है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, बहुत सारे तर्क हैं जिनके आधार पर जो उनके 10 साल के शासन की कमियां हैं उनका बचाव किया जा सकता है। और अंततः भारतीय जनता पार्टी पूरी, जब मोदी जी के शख्स की शख्सियत विशेषता ये तो कहेंगे राम मंदिर भी हम ही बनवा रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो मोदी जी की शख्सियत में ही हर चीज का समाहार होगा जी। वो सबसे बड़ी संपत्ति है भाजपा की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको जनता के सामने रखा जाएगा। और आपको ध्यान कीजिए, मोदी जी ने 2014 में भी कहा था कि आप अपना वोट दीजिए, वो सीधा मुझे मिलेगा। वो विधानसभा चुनाव में भी कहते हैं अपना वोट दीजिए, वो सीधा मुझे मिलेगा। लोकसभा चुनाव में भी वो यही कहते हैं। हर जगह वो अपने आप को दांव पे लगाते हैं। आज तक ऐसा कोई भी चुनाव नहीं हुआ, छोटा हो या बड़ा हो, जिसमें मोदी जी ने अपनी शख्सियत को प्रमुखता से दांव पे न लगाया हो। कहीं वो नाकाम हो जाती है, कर्नाटक में नाकाम हो गया, दूसरी जगह नाकाम हो गया, लेकिन ज्यादातर जगह सफल भी होती है। लोकसभा चुनाव में तो कामयाब हो चुकी है बात ये जी। तो ये तो खैर अपनी पार्टी के लिए आप अपने को दांव पे लगाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। सारे दल लगाते हैं। मतलब हर पार्टी को आप देखिए तो उसका जो सबसे बड़ा फेस होता है अपनी क्रेडिबिलिटी को, या जिसके पास जो एसेट होती है वो उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करता है। एक टिप्पणी है जो सवाल के तौर पे है, 2014 के चुनाव से पहले आप लोग थोड़ा सा टाइम मशीन में जाइए, और वो चुनाव जब जीत के आई भाजपा, और बड़े बहुमत से जीत के आई, क्लियर मेजॉरिटी के साथ, अकेले दम पे, क्या उससे पहले किसी, इवन मैं तो कह रहा हूं भाजपा को भी क्या ये यकीन था, एनालिस्टों को तो छोड़ ही दीजिए, कि अकेले हिंदुओं के वोट पर इस देश में कोई पार्टी चुनाव जीत सकती है? ये शायद बीजेपी को भी यकीन नहीं रहा होगा। इसीलिए सब, मैं बात पूरी कर लूं ना, इसीलिए जब ये बात आती है कि तुष्टीकरण, तो बाकी जो आप अभी कह रहे थे कि अन्य दलों के बीच में एक संशय खड़ा हो जाता है कि इसको प्ले कैसे करें। उसके बाद 19 में वो और बड़े प्लेस ग्राउंड पे आता है और वो रिपीट होती है। इसके बाद फिर लगातार अलग अलग छोटे चुनाव में, राज्यों के चुनाव में ये बात हुई है। तो ये बात, अब जैसा आपने कहा ना, वो हिंदुत्व का प्ले कार्ड नहीं खेलना चाहेंगे, बिल्कुल वो उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो प्रूवन है। तो ये एक बदलाव है क्या जो एजेंडे में है? मैंने राम मंदिर का नाम इसलिए लिया क्योंकि अक्सर सारी चर्चाओं में ये बात कही जाती है कि राम मंदिर में कोई इशू नहीं भाई, वो तो हो गया, खेल खत्म, कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, अब वो कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भाजपा कहती जो कहा था वो किया था, तो उस पर आप मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? आपको मैंने कोई वादा किया कि 500 साल में आपका देश बना देंगे, बना दिया तो अपना आपका काम खत्म, आप जाइए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं ये फ्लोटिंग है क्या, सवाल के तौर पे पूछ रहा हूं। एक एक करके मैं यही सवाल सबसे लेता हूं। रामकृपाल जी पहले आप बताइए। जी आपसे पहले पूछा। हाँ। आपका सवाल जो है निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, 2014 से पहले गुजरात का इलेक्शन हुआ था और मैं एक चैनल पर था और चैनल पर बाकायदा उसको मैंने कहा था कि 3 फिगर में बीजेपी जा रही है, मोदी जीत रहे हैं। और मैंने भी कहा था केशु भाई पटेल इज नॉट असेट, ही विल प्रूव लाइबिलिटी। तमाम वहां हमारे पत्रकार मित्र थे कुछ जगहों पर, इवन कोई भी डबल फिगर से ऊपर नहीं जा रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि इस बार गुजरात की जनता मोदी को गांधीनगर में रखने के लिए नहीं, उनको दिल्ली भेजने के लिए वोट देगी, और वो सही निकला। 2014 के चुनाव पर मैं एक चैनल पर उनके पैनल में था और मैंने कहा था, रिकॉर्ड में है 250 प्लस
लिख लीजिए। और उस समय मैंने स्विंग स्टेट भी बताई थी, तब भी मैंने कहा था कि महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जो स्विंग स्टेट। और मैं उसके जोड़ करके मैंने कहा था कि ये देखिए 230 सीटें के करीब होती हैं, इसमें से बीजेपी 100+ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। एक बिल्कुल आपने बात सही कही कि पहला जो चुनाव था, नो डाउट जो गुजरात में मोदी की भूमिका बनी थी उसका बहुत फायदा मिला और वो पैन इंडिया फायदा मिला। और दूसरा आप ये भी समझ लीजिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 2012 के बाद बिल्कुल जमीन पर इस कदर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी कि वहां पर कई बार ये भी होता है ना कि मौसम कैसा है, आप पूर्वा चल रही है तो आप पूरब की तरफ जाएंगे तो साइकिल आपकी तेज चलेगी। सॉरी, ये 24 में प्ले हो रही कि नहीं? नहीं, मैं थीम 24 में है कि नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूं। इसीलिए बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिर्फ मंदिर दिखता है, हिंदुत्व दिखता है, हमें ये नहीं दिखता है कि इन 10 सालों में मोदी ने जो कल्चरल चेंज किया है। आप ये बताइए कि कभी किसी ने पद्मश्री पुरस्कार में किसी महिला को नंगे पैर जाते देखा था? और यह अपवाद नहीं, ऐसा नहीं कि 10 में से कोई एक हो। अगर 10 है तो उसमें सिर्फ 8 कैरेक्टर ऐसे आए। ये लगातार जिस ऐसे परिवर्तन होते हैं नीरज जी जो दिखाई नहीं पड़ते। हिंदुस्तान में अंकलेश्वर अय्यर से एक बार मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न इंडिया में ये जो हमारा प्रोटीन की कमी है ये चिकन रिवॉल्यूशन ने दूर कर दी इसको। और कहा किसी अखबार में आज तक नहीं छपा है। जो आज की तारीख में जो कभी किसी जमाने से बहुत सारी चीजें साइलेंट रिवॉल्यूशन होती है जी। अब देखिए अभी जो संसद की बात उस दिन जी रामकृपाल जी एक बात और कह दूं, 15 अगस्त को जो 1800 लोग बुलाए गए थे, आप बताइए उसमें से कौन? आप देखिए नर्सेस थी जिन्होंने संसद बनाई, वो श्रमिक थे। और जब भी ऐसा मौका मिलता है, मोदी जिसको आप सिर्फ लाभार्थी कहते हैं, देखिए पेट भी है नाक भी है, दोनों चीज होती है। और मोदी जी जानते हैं कि पेट भी महत्वपूर्ण है और नाक भी महत्वपूर्ण है। जब वो श्रमयोगी का पैर धोते हैं तो आप समझिए वो बहुत बड़ा मैसेज जाता है डाउन द लाइन। रामकृपाल जी एक कमेंट इसमें मैं अभय जी का लूंगा छोटा सा, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, फिर इसको विस्तारित दूंगा। देखिए जैसे आलू की टिक्की चाट खाने जाते होंगे ना आप दिल्ली में बिट्टू टिक्की वाले के यहाँ, तो जो कोर है उसका वो आलू है, उसके ऊपर धनिया टमाटर चटनी और ये सब कांदा वांदा डाल के बना देते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वो है, उसका कोई इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, वो बहुत खूबसूरती प्रदान करते हैं, टेस्ट बढ़ाते हैं। लेकिन जब कोर बदल जाता है, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था 37% पे इस देश की सरकार बनी हुई है, 37-38% पे। और क्या ये कोई कह सकता है कि जिस तरीके का हमारे यहाँ डिवीजन है पूरे देश में, उसमें यह सरकार बन सकती थी? इस तरीके की सरकार, मैंने इसलिए वो पॉइंट रखा कि 14 के बाद से जो मूल बदला है, जो स्ट्रक्चर बदला है, क्या वो अभी सस्टेन कर रहा? मैं ये सवाल पूछा था। अभय जी बहुत छोटा जवाब दीजिए, फिर ब्रेक लेके मैं अभय जी के पास आता हूँ, अय्यर जी के पास। 14 से पहले जब कांग्रेस 10 साल तक सत्ता में थी, उसकी जो डेटा स्टडी हुई है प्रोफेसर सुभाष पलसीकर ने की CSDS के वोटर पे, उनका कहना है कांग्रेस जरूर उन 10 साल में 2 चुनाव कांग्रेस ने लोकसभा के जीते, लेकिन उसमें भी हिंदू वोटों का जो कंसोलिडेशन था वो भाजपा के पक्ष में कांग्रेस से ज्यादा था। यानी भाजपा चुनाव जरूर हार गई थी, पीछे रह गई थी, 2009 में ज्यादा पीछे रह गई थी, 2004 में कम पीछे रही थी, लेकिन ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे है, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन भाजपा के पक्ष में था। मोदी जब कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और अन्य कारणों से जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी हो गई, तो जो मोदी का उभार हुआ इस देश में, उसने उस हिंदू कंसोलिडेशन को बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ाया। फिर भी चूंकि अभी तक हुआ नहीं था ऐसा, तो मोदी जी को भी चुनाव वोट डलने से पहले इस बात पर शक था कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए पत्रकार से कहा था, मुझे अभी भी उनकी बात याद है, कि लोग मेरे नाम पे वोट तो दे रहे हैं लेकिन पता नहीं कितना वोट मिलेगा, ये उन्होंने कहा था। तो वो वोट उन्हें मिला, 31% वोट उन्हें प्राप्त हुआ। उनके विपक्ष में जो वोट थे वो बुरी तरीके से बट गए, क्योंकि विपक्षी एकता का कोई भी इंडेक्स था नहीं उनके सामने। कांग्रेस की बुरी हालत थी, ये हार, तो वो 31% में उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। दूसरे चुनाव में उन्होंने 37.36 वोट उन्होंने प्राप्त किया, तो उसमें हिंदू कंसोलिडेशन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा हुआ।
तो हिंदू पहले से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जमीन पहले से तैयार थी। अब उन्होंने क्या किया है कि एनडीए के तमाम सांसदों के उन्होंने 45-45 के ग्रुप बनाए हैं। उन ग्रुपों को वो नियमित रूप से संबोधित कर रहे हैं। अगर जो उनके जो पहले ग्रुप का भाषण आ गया था अखबारों में, बाकी ग्रुपों के सामने क्या कहा ये अभी तक अखबारों में आया नहीं है। लेकिन पहले ग्रुप में जो उन्होंने कहा था कि ये आप राम मंदिर, विदेश नीति, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन सब मुद्दों को छोड़िए। आप जनता से अपने कनेक्ट के ऊपर जोर दीजिए, जनता के साथ संपर्क अपना बढ़ाइए। इसके दो वो हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है दूसरी कह रहे हो कि ये बड़े ब्रह्मास्त्र हैं, ये हम चलाएंगे, आप मत चलाइएगा। एक तो ये हो सकता है उसका। दूसरा ये हो सकता है मोदी कह रहे हो कि अगर स्थानीय स्तर की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अगर ये सिर पे चढ़ गई तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए वो अपने सांसदों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा बंद किया जाए। आखिर जी बिल्कुल पॉइंट। लेकिन जो आपका जो सेकंड वाला है ना, मुझे लगता है वो ज्यादा सही है। किसी सांसद या एमएलए जब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो हम पत्रकारों को भी लगता है यार पता नहीं क्या बात कर रहा है, अपने इलाके के जाके पहले दरोगा सही करो, ये इधर फालतू की 5 ट्रिलियन की बातें मत करो आप, वो आपके लेवल की पे ग्रेड से ऊपर की बात है। तो ये बात आपकी सही है कि उनको अपने लोकल इश्यूज देखने चाहिए। ये जो बड़ी थीम है कि हम पूरे नेशन को बदलेंगे, ये सेंटर की थीम है। खैर, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के तुरंत आते हैं। से आपको और हम आज बातचीत कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव के लिए बड़े मुद्दे क्या है। एक टिप्पणी है, उसके बाद सवाल है, और ये सवाल शेखर जी और उसके बाद सतीश जी से मेरा है। एक चर्चा में ये भी बात आती है कि अभी 6-8 महीने बाकी हैं। मुझे लगता है कि मेरी अपनी समझ ये कहती है कि साल भर पहले से लोग अपना मन बना लेते हैं, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना न हो जाए जिससे कि लोगों का मन बदले। मैं इसको उदाहरण से बता कि मैं बात क्यों कह रहा हूँ। एक घटना जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी वो थी, और दूसरी अभी एकदम ताज़ा 2017 के चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में डिमोनेटाइजेशन ने वो चेंज किया था मूड बहुत भयानक तरीके से। तो अगर वैसा कोई बड़ा इवेंट नहीं होता तो लोग साल भर पहले अपना मन बना लेते हैं कि मुझे किसको जिताना। ये खाली हम एनालिस्टों के बीच में भ्रम रहता है कि अभी वो सोच रहे होंगे, अभी मन बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे समझ से कि वो साल भर पहले तय हो जाता है कि किसको उनको दोबारा लाना है। खैर, ये तो बात थी जो चर्चा चल रही थी। शेखर सर, जो ये अभी चर्चा चल रही थी कि हिंदुत्व कैसे अंडर करंट के तौर पे प्ले कर रहा है, और ये शायद भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहले हुआ होगा कि केवल बहुसंख्यक हिंदुओं के वोट के दम पर एक सरकार 2 टर्म से चल रही है। और मैं इस भ्रम में नहीं हूँ कि मुसलमान और पसमानदा के चक्कर में इनको वोट मिल जाएगा। एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूँ क्योंकि समय कम होगा, कि एक चीज़ जो इन तीनों इश्यूज़ में नहीं आ रही, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में, फ्री बीज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सर। छत्तीसगढ़ का चुनाव 6000 करोड़ रुपए में हार गई बीजेपी। तो क्या ये एक जो इसको कहते हैं कि आखिरी समय में एक आइसिंग ऑन द केक वाला भी गेम चलेगा क्या? नहीं नीरज जी, फ्री बीज का मामला ऐसा हो गया है अभी। देखिए, जिस तरह कांग्रेस देने को तैयार है, मतलब जिस तरह कांग्रेस ने घोषणा की कर्नाटक में, हिमाचल में, और आज आप कर्नाटक की हालत भी देख रहे हैं कि खुलेआम से कह दिए कि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम 1 साल कोई विकास नहीं करेंगे, कोई विकास पे खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी पे हमें करना है। अब सवाल ये भी आ रहा है, अगर 1 साल में नहीं कर पाएंगे तो बाकी 4 साल भी कैसे करेंगे। लेकिन कांग्रेस का भी तय हो गया है भाई हम ये प्रॉमिस करेंगे, 5 प्रॉमिस, 6 प्रॉमिस, और प्रियंका गांधी की माध्यम से कराएंगे। और वो पार्टी से कोई सलाह होती है ना होती है, कैसे भरेंगे वो नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस पर चलेगा। लेकिन साथ साथ में जो बीजेपी की सरकारें भी हैं वो भी काफी समय से, जैसे मध्य प्रदेश में, वो भी काफी वेलफेयर प्रोग्राम लोक कल्याण के नाम पे वो भी कर रहे हैं। तो फ्री बीज पे मामले तो मुझे लग रहा है कि दोनों साइड टफ चलेगा। अगर छत्तीसगढ़ में भी वही चैलेंज है, वहां भी बीजेपी तैयार हो रही है भाई हम इनकी पैकेज से कैसा बेटर पैकेज दे। राजस्थान में अशोक गहलोत यही सोच रहे हैं कि उन्होंने जितना पैकेज दिया है और उसमें सारे पार्टी की इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, कांग्रेस की बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी, वो सारे दब जाएंगे। वो उनका कॉन्फिडेंस है। यहाँ भी यही सवाल आ रहा है कि उनकी पैकेज को कैसे बेटर करें। देखिए, जो फ्री बीज एक पार्टी की होती है, दूसरी पार्टी के लिए लोक कल्याण होती है, तो फ्री बीज का चलेगा। लेकिन दूसरी बात भी है, देखिए 2019 में भी ये बात आई थी, एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया जो है लाभार्थी। और लाभार्थी का मतलब है जितना इनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रहा है, जन धन योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, किसान निधि सम्मान, ऐसी किसी इतने कार्यक्रम है
जो मीडिया ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि वो बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल टाइप नहीं बनता, लेकिन वो कार्यक्रम जिस तरह जहां बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हुए वहां भी बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव रहा है। वो यूपी चुनाव में भी बड़ा काम आया था, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, और इसमें बार बार आपने देखा होगा पिछले महीने में भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी जहां ये बातें दोबारा कही गई, भाई हमें ज्यादा करना है, जितना आपके फंड्स अलोकेटेड है उसको भी करना है। देखिए हिंदुत्व मैं मानता हूं एक प्रकार की अगरबत्ती है। जब आप सुबह पूजा पाठ में बैठ जाते हैं, आप ज्योति जलाते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं, तो आपकी भक्ति भाव बढ़ता है। तो लेकिन पहले तो आपकी विश्वास होनी चाहिए। देखिए जब ईश्वर पे विश्वास हो, बाकी जो पूजा की सामग्री उसको और आर्गुमेंट करता है या उसको एनहांस करता है। वैसे ये मामला देखिए प्राइम मिनिस्टर की जो प्लस पॉइंट जो रही है, उनकी तरफ से जो हमेशा कोशिश रही है, जो चीजें पहले कभी नहीं हुआ उसको इम्प्लीमेंट करो, जो जहां इम्प्लीमेंट हो रहा है वो करो। मान लीजिए देखिए अभी कम से कम 150 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे, वो काफी जगह में मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में उसको एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करके पीएम लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए कि वहां पे जो बेसिक चीजें भी दे दो। तो ये सारी चीजें भी पुश करेगा जो प्राइम मिनिस्टर की जो बार बार वो कहते हैं कि आपने देखा काम, और भी काम हो रहा है और भी अच्छे काम होंगे। तो एक प्रकार से वोटर के मन में ये भी आ रहा है भाई एक तरफ से तो कोशिश हो रही है, ईमानदारी से कोशिश हो रही है। जी अरे शेखर सर ये बताइए इन दोनों में मेन कोर्स क्या है, स्वीट डिश क्या है, फ्रीबीज और हिंदुत्व वाले में? देखिए हिंदुत्व वाले में वो तो मैं फिर वही अगरबत्ती की जिक्र कर रहा हूं, वो तो जैसा जलता रहेगा भक्ति भाव बढ़ता रहेगा। ओके तो वो उसमें राम मंदिर आएगा, सब कुछ आएगा, राम मंदिर के पास ज्ञानवापी आएगा, ज्ञानवापी के बाद मथुरा आएगा, लेकिन वो केवल उसी में चुनाव जीतेंगे इस तरह की कोई कार्यक्रम बीजेपी बनाए मुझे नहीं लगता है। वो चलता रहेगा जहां जहां इस तरह की बातें को लेकर जय होता है। देखिए आज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, गुलाम नबी आजाद का एक बयान पे आज जिस तरह की जो विवाद शुरू हुआ है, उनका क्या था भाई, इतना ही कह रहे थे हिंदू धर्म जो है वो प्राचीन धर्म है, इस्लाम बाद में आया। इसको लेकर आज जो विवाद हो रहा है कांग्रेस की तरफ से भी पर भाई ये क्या कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो लोग कह रहे भाई वो कह रहे भाई हम लोग तो पहले सब हिंदू पंडित थे। देखिए ये क्या होता है, ये जो कंट्रोवर्सी जो होते हैं ना जो चीजें मैंने मैंने विचार किया पे शो किया जाएगा, बहुत ड्रैग होगा ये। नीरज जी गुलाम नबी जी का जो बयान है, आप उसको एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिख सकते, ये स्टेटमेंट ऑफ व्यू ले सकते, लेकिन इसमें क्या है भाई एक मतलब इस्लाम मतलब अभी हजार इस्लामी का मतलब इससे कोई विवाद की बात नहीं है। लेकिन उस बयान पे कमेंट्री आ जाता है भाई गुलाम नबी मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए इस तरह बोल रहे हैं, बीजेपी को खुश कर। शेखर सर इसमें मैं एक चीज खाली जोड़ना चाहता हूं। देखिए ये इशू ना लोग कह सकते हैं बहुत रेटरिक है, देजा वू है, नहीं आपने बोला ना स्वीट डिश क्या है। हाँ ये स्वीट डिश है, ये स्वीट डिश है और मेन कोर्स वो है। अबे जी फ्रीबीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी चुनाव में, है ना। और जब आप बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, बीच में कुछ रोड़े खड़े हो रहे हैं, तो चलो इनको थोड़ा सा कुछ समय के लिए इनको एक शान दीजिए। कोई फ्रीबीज परमानेंट सोल्यूशन तो होते नहीं, कोई देश या कोई घर, इवन आपका परिवार भी नहीं चल सकता उस पर। तो लेकिन रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको इमीडिएट टारगेट हासिल करना है, तो आपने फ्रीबीज का सहारा लिया। तो इस चुनाव में भी जम के होगा सर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ अबे जी, शेखर सर अबे जी से। हाँ जी नहीं आपकी बात सही है। ये जो लाभार्थियों का वर्ग है, इसको बनाने की शुरुआत मोदी जी ने की थी, लेकिन अब बड़े पैमाने पर सभी लोग अपने अपने लाभार्थी बना रहे हैं। केवल मोदी जी के लाभार्थी नहीं है, राज्यों के स्तर पर उनके मुख्यमंत्री जो कई बार से सत्ता में हैं या वो या एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर रहे हैं, तो उनके भी लाभार्थी हैं। और हर एक के आप लाभार्थियों का अलग अलग विश्लेषण, उनका अध्ययन नहीं हुआ है कि किसका लाभार्थी किस किस्म का है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने जो लाभार्थियों का संसार बनाया था वो काफी कुछ न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे लाभार्थी हैं, आ गए हैं बहुत सारे। तो इसका मतलब तो फिर वो नया वाला कुछ डालना पड़ेगा ना तड़का, अगर ये वाला थोड़ा न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो मोदी जी डाल रहे हैं। मोदी जी जैसे देखिए अभी विश्वकर्मा वाला तड़का डाला, उन्होंने
उन्होंने वो लखपति दीदी वाला तड़का उन्होंने डाला, तो ये सब तड़के वो डाल रहे हैं अपनी तरफ से। देखते हैं इन तड़कों का क्या असर पड़ता है, इससे दाल सुगंधित होती है कि कड़वी होती है, देखना पड़ेगा। रामकृपाल जी, अपनी चर्चा में निकला है कि हिंदू राष्ट्रवाद, विकास, लीडरशिप यानी फेस और ये फ्री बीज, यही सारे कोर इश्यूज हैं जहां पे ये चुनाव होने वाला है 24 का। नीरज जी, एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है आम चुनाव में, वो है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। ओके, 5 साल, एक मत भूल जाइए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो परफॉर्मेंस रहता ही है, लेकिन देखिए आप कोई भी अपनी गाड़ी तभी बेचेंगे जब कोई बेहतर विकल्प आपके सामने हो। एक गाड़ी आपकी 5 साल चल गई है, उसको आप बेच रहे हैं, तो ऐसी गाड़ी नहीं लेके आएंगे जो 11 महीने वो खराब हो जाए। तो देखिए स्थायित्व, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि आज की जनरेशन बहुत ज्यादा अतीत में न जाए, तब भी 70 साल 60 साल का जो वर्तमान है, मैं इसको वर्तमान ही मानता हूं, इतिहास नहीं हो जाता, तो उसको इतना तो पता है ना कि इस देश में अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है, बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, तो कोई भी सरकार इस देश में 5 साल नहीं चली। 5 साल तो छोड़ दीजिए, 2.5 साल भी नहीं चली। तो कम से कम भारत की जनता इतना तो है कि केवल फ्री बीज के लिए वो इतना बिकने को नहीं है तैयार है कि किसी भी तरह से वो चाहे कि देश बाढ़ में जाए, लेकिन चूंकि मुझे मुफ्त बिजली मिल रही है इसलिए मैं वोट दूंगा। मैं समझता हूं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए 2019 में भी कांग्रेस का जो एक था कि इतने पैसे ट्रांसफर करेंगे, बहुत सारी चीजें थी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए एवरेज आज की तारीख में 60% आपका एक ऐसा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, जो वर्तमान से तो खुश है, लेकिन जो भविष्य देखता है तो वो अब यूथ है, उसके सामने है जो देश को 5 साल की स्थिर सरकार दे सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा INDIA, ये कितना कर सकते हैं। मैं आपको बस 2 मिनट में, आजाद हिंदुस्तान के बाद आज तक पहला प्रयोग हुआ था जनता पार्टी जी, 2 प्रधानमंत्री दिए, मोरारजी 2.5 साल, चौधरी चरण सिंह 6 महीने। दूसरा प्रयोग हुआ जनता दल, जनता दल ने 6 प्रधानमंत्री, वो 4 प्रधानमंत्री दिए, PP सिंह, देवगौड़ा, IK गुजराल और चंद्रशेखर भी, कोई भी 1 साल पूरा नहीं कर सका। सीधी एक बात है, जनता आज का जो यूथ है वो एक स्टेबिलिटी देश में हो, केंद्र में, राज्यों में फ्रीबीज बहुत काम करते हैं, लेकिन जब बात नेशन की आती है तो ये तय जान लीजिए कि एवरेज कम पढ़ा लिखा भी आदमी राष्ट्रवादी है। जब हम एक मैच देखते हैं और उसमें इंडिया हारता है, रामकृपाल सर, वाला भी होता है। रामकृपाल सर, मैं इस बात से एग्री करते हुए ये बात रखना चाहता हूँ कि अभी भी ना देश की बहुत बड़ी आबादी जो है इस लेवल पे जागरूक नहीं है कि हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसको वो सुन के हमारे साथ एग्री या डिसएग्री हो सकता है उसको पता ही ना हो कि ये क्या चर्चा क्या चल रही है। ये ऐसे व्यक्तियों की जो दैनंदिन जिंदगी है उसमें फ्रीबीज बहुत मैटर करती है। जैसे आप गाड़ी से कहीं चले जा रहे हैं बहुत ज़रूरी काम से, है ना, लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं, रास्ते में कोई पंडाल वाले ने रोक लिया आपको, नहीं 20 रुपया पहले चंदा दीजिए तब आपको जाने देंगे, तो आप उसके साथ अपना थॉट प्रोसेस नहीं डिस्कस करेंगे, 20 रुपये देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फ्रीबीज का इससे ज़्यादा महत्व तो नहीं है, राजनीतिक दल भी जानते हैं, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि आपके मार्ग में बाधक हैं। तो फ्रीबीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो, ये सारे दल करते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, कोई भी दल हो, वो होगा इस चुनाव में भी। लेकिन बहरहाल कोर जो हमने कहा ना कि वो एक जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात, कि लोग जोड़ के रखेंगे और उसी पे चीज़ें तय होंगी। लेकिन बहरहाल अभी आगे बहुत सारी चीज़ें इस पर डिस्कस होनी है, ऐसी चर्चा हम लोग लगातार करते रहेंगे। आज के लिए अब सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंधी सवाल।